नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल लोहिया। अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपने लोक प्रशासन को अपना वैकल्पिक विषय बनाया है और या इसको वैकल्पिक विषय बनाने के बारे में सोच रहे हैं और या आपने किसी दूसरे विषय को वैकल्पिक विषय बनाया है लेकिन उसमें आप संतुष्ट नहीं हैं, अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक जरूर आपको ये वीडियो देखना चाहिए। हाल ही में यूपीएससी मेंस 2024 की सिविल सेवा परीक्षा संपन्न हुई है और इसमें जो ऑप्शनल के पेपर हुए हैं, अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल का पेपर देखेंगे तो बहुत खुशी होगी आपको। अगर मैंने कहा कि आपका ऑप्शनल लोक प्रशासन है तो, या आप सोच रहे हैं इसके बारे में तो, और या किसी दूसरे ऑप्शनल से आप खुश और संतुष्ट नहीं हैं तो 2024 सिविल सेवा परीक्षा मेंस में लोक प्रशासन का जो पेपर आया है, जो प्रश्न पूछे गए हैं, अगर पिछले 15 साल के पेपर की एनालिसिस करें 2011 से लेके 2024 तक की, तो आप पाएंगे इस 14-15 साल में इससे आसान पेपर कुछ नहीं हो सकता। चाहे फर्स्ट पेपर हो और चाहे सेकेंड पेपर, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ईमानदारी से एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी की है, फर्स्ट और सेकेंड पेपर में एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो एक अच्छा स्टूडेंट ये कहे कि उसे उसका जवाब नहीं आता, या उसने पढ़ा नहीं है, या वो प्रश्न उसकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि प्रश्न की डिमांड क्या है, उसमें लिखना क्या है। प्रश्न की प्रकृति देखें, उनकी कठिनता या सरलता देखें तो इतना बढ़िया प्रश्न पत्र है कि जिसे कहा जाए देखते ही साथ मन खुश हो जाना वाली स्थिति है इस बार के पेपर में। और इसीलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जिन लोगों ने लोक प्रशासन को वैकल्पिक विषय बना के मेंस लिखा है, 300+ नंबर बहुत सारे लोगों को मिलने चाहिए और फाइनल रिजल्ट में भी इस बार लोक प्रशासन विषय के स्टूडेंट आपको अच्छी रैंक के साथ सफलता सूची में दिखने चाहिए। सारे प्रश्नों को डिस्कस करना संभव नहीं है इस वीडियो में, किसी और वीडियो में पूरे पेपर भी मैं डिस्कस करूंगा आपसे। इस वीडियो का उद्देश्य केवल बस इतना बताना है कि इस प्रश्न पत्र का नेचर क्या रहा है, कितना बढ़िया और कितना फेवरेबल क्वेश्चन पेपर है इस बार का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन और उसका पहला पार्ट, राजनीति प्रशासन द्विभाजन पर बहस अभी भी जारी है, टिप्पणी कीजिए। पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी डिबेट इज स्टिल लाइव। 1887 में अमेरिका में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर वुडरो विल्सन ने कॉन्सेप्ट दिया था पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी, राजनीति प्रशासन द्वैत भाव का। बताया था कि दोनों के काम भी अलग हैं, कामों की प्रकृति भी अलग, इसलिए इनका अध्ययन भी अलग अलग विषयों के द्वारा होना चाहिए। हालांकि कहा जाता है कि वुडरो विल्सन राजनीति और प्रशासन के संबंधों को लेकर दुविधा में थे। कई बार वो दोनों का जुड़ाव भी स्वीकार करते थे, किंतु अपने इस कॉन्सेप्ट में उन्होंने दोनों के अलगाव पर भी बल दिया। वुडरो विल्सन के बाद कई विद्वान हुए जिन्होंने द्वैत भाव के विचार का समर्थन किया, उसके पक्ष में तर्क दिए, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई ऐसे विद्वान भी हुए जिन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों में द्वैत भाव के विचार को अनुपयोगी और अप्रासंगिक मानते हुए
खारिज कर दिया। ड्वाइट बार्लो, पॉल एपलबी, जॉन गॉस जैसे बहुत सारे विद्वानों ने द्वैत भाव को खारिज किया। परिणाम स्वरूप 1968 के फर्स्ट मिन्नोबुर्ग कॉन्फ्रेंस में जब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट आया तो उसने ऑफिशियली विल्सन के द्वैत भाव को छोड़ दिया और कहा कि राजनीति और प्रशासन को अलग अलग करना संभव नहीं है। लेकिन इनके संबंधों को लेकर आज तक चर्चाएं चलती हैं। ना हम पूरी तरह से राजनीति और प्रशासन को अलग करने की स्थिति में हैं और ना दोनों का बहुत ज़्यादा घालमेल कर पाना संभव है। प्रशासन के सहयोग के बिना राजनीति बेहतर ढंग से नीतियां नहीं बना पाती। आजकल सिविल सर्विस एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट प्रचलित है जिसमें नीति निर्माण में प्रशासन की भूमिका बढ़ रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की कार्यकुशलता के लिए प्रशासन का राजनीतिक रूप से तटस्थ होना भी बहुत जरूरी है। प्रशासन में राजनीति का हस्तक्षेप अच्छा नहीं माना जा सकता एक लोकतांत्रिक देश में और योग्यता प्रणाली के संदर्भ में। तो राजनीति और प्रशासन के संबंधों की बहस हमेशा से है कि हम कब इनको एक दूसरे से जोड़ें, कितना जोड़ें, और कब इनकी अलगाव की बात हो, कितना अलगाव हो, टॉप लेवल पे अलगाव हो, नीचे के लेवल पे। तो ये एक प्रमुख विवाद का मुद्दा रहा है। बस इसी बात की हमें 150 वर्ड्स में चर्चा करनी है। बहुत आसान प्रश्न, कोई भी स्टूडेंट जो मेंस में शामिल हो रहा वो नहीं कह सकता कि उसे इस प्रश्न का जवाब नहीं पता। और सारे प्रश्नों की स्थिति यही है। औपचारिक संगठन अनौपचारिक समूहों से बने हैं। विवेचना कीजिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस आर मेड अप ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स। संगठन के दो प्रकार, औपचारिक अनौपचारिक। औपचारिक जो रूल बेस्ड होता है, जानबूझकर स्थापित किया जाता है निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, मैकेनिकल अप्रोच होती है, व्यक्ति को मशीन का पुर्जा माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनौपचारिक संगठन जो व्यक्ति के आपसी संबंधों भावनाओं से स्वाभाविक रूप से विकसित होता है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच या मानवीय दृष्टिकोण पर बेस्ड होता है। औपचारिक होते हैं आर्टिफिशियल या कृत्रिम, जानबूझ के बनाए जाते हैं, और अनौपचारिक होते हैं प्राकृतिक जो नेचुरली डेवलप होते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। औपचारिक के अंदर छोटे छोटे अनौपचारिक समूह बन जाते हैं, एल्टन म्यू ने बताया अपने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में। और अनौपचारिक समूह भी एक समय के बाद या खत्म हो जाते हैं और या औपचारिक में तब्दील हो जाते हैं। चेस्टर बर्नार्ड जैसे विद्वानों ने लिखा इस बारे में कि औपचारिक और अनौपचारिक संगठन एक दूसरे के पूरक होते हैं। हमें बस दोनों के संबंध लिखने हैं, क्या हैं औपचारिक अनौपचारिक, कैसे और क्यों इनका जन्म होता है, और कैसे हमें ज़रूरत होती है दोनों की किसी भी संगठन की कार्यकुशलता के लिए उसकी चर्चा करनी है। एल्टन म्यू, चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन जैसे विद्वानों का थोड़ा संदर्भ लेते हुए हम चर्चा कर लेंगे। और सारे प्रश्न, ग्रेपवाइन एक आवश्यक बुराई है संचार का जो एक अनौपचारिक रूप होता है, अनौपचारिक संचार, उसमें ग्रेपवाइन होती है। अफवाहों के रूप में कोई भी बात कहीं से कहीं पहुंच जाती है अनौपचारिक तरीके से, बिना नियम कानूनों के, तो वही ग्रेपवाइन एक आवश्यक बुराई है। तो अनौपचारिक संचार के फायदे भी हैं, तेजी से संचार होता है, लेकिन नुकसान भी है कि कई बार अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं तो नुकसान भी होता है। सारे प्रश्न आप देखेंगे इतने ही आसान प्रश्न, जिसे कहा जाए कि बच्चों जैसे प्रश्न। कई बार तो ऐसा लग रहा है कि ये BA का एग्जाम है। हालांकि सबके लिए आसान नहीं होंगे प्रश्न। एवरेज से ऊपर के स्टूडेंट जिन्होंने, मैंने कहा कि ईमानदारी से अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपनी तैयारी की, पिछले 10 साल के क्वेश्चन देखे, पैटर्न देखा, तैयारी की, एक अच्छा नोट्स, एक अच्छी समझ विकसित की, उनके लिए ये बहुत अच्छा पेपर है। बहुत आसान पेपर, ऐसा पेपर जिसमें 500 में से 300 प्लस नंबर बहुत आसानी से लाए जा सकते हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे
कई प्रश्न तो ऐसे हैं जो मिलते जुलते प्रश्न हैं एक से ज्यादा। जैसे एक प्रश्न औपचारिक संगठन अनौपचारिक समूहों से बने हैं, और इसी तरह का प्रश्न आप देखेंगे तो आगे एक पूछा गया है, उसी तरह का प्रश्न पूछा गया। देखिए 4 का बी है कि वैज्ञानिक प्रबंध और मानव संबंध सिद्धांत दक्षता और उत्पादन में सुधार के लिए 2 अलग अलग दृष्टिकोण हैं, समझाइए। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया, जिसमें उनका जोर था औपचारिक संगठन और यांत्रिक दृष्टिकोण के ऊपर, और मानव संबंध सिद्धांत दिया एल्टन मेयो ने, जिसमें उनका जोर था अनौपचारिक संगठन और मानवीय दृष्टिकोण पर। मतलब पिछला प्रश्न कह रहा है औपचारिक अनौपचारिक की पूरकता, औपचारिक संगठन अनौपचारिक से निकले हैं, और भाव यहां भी वही है कि वैज्ञानिक प्रबंधन मानव संबंध संगठन की कार्यकुशलता के 2 अलग दृष्टिकोण हैं। एक बात करता है औपचारिक की, दूसरा अनौपचारिक की, किंतु फिर निष्कर्ष यहां भी वही है कि वैज्ञानिक प्रबंध और मानव संबंध दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। टेलर ने व्यक्ति की आर्थिक अभिप्रेरण की बात की है, मेयो ने व्यक्ति के गैर आर्थिक अभिप्रेरण की। टेलर ने संगठन की कार्यकुशलता के लिए भौतिक यांत्रिक कारकों पर बल दिया, जबकि मेयो ने सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारकों पर, औपचारिक अनौपचारिक। तो ये सारी बातें हमें दिखाना है, इनके योगदान की संक्षेप में चर्चा करते हुए, और निष्कर्ष लिखना है कि वास्तव में न केवल वैज्ञानिक प्रबंध से संगठन की संपूर्ण कार्यकुशलता संभव है, न केवल मानव संबंध से, बल्कि हमें इन दोनों को मिले जुले रूप में अपनाना होगा, जिसकी बात की थी व्यवहारवाद और व्यवस्था सिद्धांत जैसे आधुनिक सिद्धांतों ने। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे भाव वही है औपचारिक अनौपचारिक वाले प्रश्न का भी, और वैज्ञानिक प्रबंध तथा मानव संबंध का भी। तो इस तरह के कई मिलते जुलते प्रश्न भी पूछे गए हैं। आप देखिए 4 का सी है, नया सार्वजनिक शासन एक उभरता हुआ प्रतिमान नवीन सार्वजनिक प्रबंधन के बाजार आधारित दृष्टिकोण के विपरीत है। टिप्पणी कीजिए। न्यू पब्लिक गवर्नेंस एन इमर्जिंग पैराडिज्म इज कंट्रास्टेड विद मार्केट बेस्ड अप्रोच ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। कमेंट। नया सार्वजनिक प्रशासन जैसा प्रश्न में लिखा एक उभरता हुआ प्रतिमान है, और ये एनपीएम या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बाजार आधारित दृष्टिकोण के विपरीत है। 1988 के द्वितीय मिन्नोबुरुक सम्मेलन के बाद आया था न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, जिसने बाजार की भूमिका को बढ़ाने पर जोर दिया था। लेकिन 10-15 साल जब इसको दुनिया के विभिन्न देशों में लागू किया गया, इसकी कमियां दिखाई दी, तो फिर नया सार्वजनिक शासन का कॉन्सेप्ट आया थर्ड मिन्नोबुरुक कॉन्फ्रेंस में, जिसमें कहा गया कि बाजार के ऊपर जरूरत से ज्यादा निर्भरता अच्छी नहीं है। गुड गवर्नेंस के नए मॉडल ने कहा कि शक्तिशाली राज्य और दक्ष बाजार, जब तक ये दोनों एक साथ नहीं होंगे, तब तक हम प्रशासन की कार्यकुशलता को सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। बाजार की भूमिका होगी आज के समय में, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन राज्य का भी शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। जब 2008 में वैश्विक आर्थिक मंदी आई, तो हमें समझ में आई ये बातें कि बाजार के ऊपर जरूरत से ज्यादा निर्भरता बेहतर नहीं है। नए सार्वजनिक शासन ने इन्हीं सब चीजों पर जोर दिया कि कैसे हम लोक प्रशासन की कमियां दूर करें, उसे उत्तरदायी, पारदर्शी, जवाबदेह बनाएं, सरकार भी मजबूत हो, बाजार की भी भूमिका महत्वपूर्ण हो, लोक निजी भागीदारी हो, नेटवर्किंग हो इन सबके बीच में, एनजीओ, सिविल सोसाइटी की भी भूमिका हो, आम जनता भी शासन में भागीदार बने। मतलब जितने स्टेक होल्डर हैं शासन के, उन सबकी भूमिका, समुदाय आधारित शासन, तभी वास्तव में हम लोक कल्याण के आदर्शों को पूरा कर पाएंगे। तो नया सार्वजनिक शासन सबको एक साथ लेकर चलने की बात करता है।
जिसकी जो कमियां हैं उन्हें दूर करने की बात करता है, तो ये नवीन लोक प्रबंधन के बाजार आधारित दृष्टिकोण के विपरीत है, या उसकी जो कमियां हैं उनको ठीक करने की बात करता है। डिजिटल एरा गवर्नेंस हो, नव लोक सेवा प्रतिमान हो, गुड गवर्नेंस का नया मॉडल हो, थर्ड मिन्नोब्रुक के निष्कर्ष हो, 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी हो, इन सारी घटनाओं और संकल्पनाओं ने इसी नए सार्वजनिक शासन के महत्व पर बल दिया है। तो हमें बस इन सब चीज़ों की चर्चा करनी है। यहाँ मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि देखिए 4 का C देखिए आप, और लगभग इसी तरह का प्रश्न और एक पूछा गया है। लगभग उसी तरह का प्रश्न देखिए आप 7 का C, राज्य के हस्तक्षेप और बाजार की स्वतंत्रता में संतुलन बनाना विकासशील देशों की आवश्यकता है। ऑलमोस्ट वही भाव इस प्रश्न का भी है। राज्य का हस्तक्षेप और बाजार की स्वतंत्रता, मतलब जो अभी मैंने कहा कि शक्तिशाली राज्य और दक्ष बाजार, जब तक दोनों एक साथ नहीं होंगे, दोनों के बीच में बेहतर संतुलन और तालमेल नहीं होगा, तब तक हम लोक कल्याण के आदर्शों की प्राप्ति को सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी से भारत, चीन जैसे देश कम प्रभावित हुए थे। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि हमने उदारीकरण, निजीकरण की नीतियों के बाद भी बाजार की भूमिका उतनी नहीं बढ़ाई थी जितनी कि अमेरिका जैसे देशों में बढ़ाई गई थी, और इसीलिए हम वैश्विक आर्थिक मंदी से काफ़ी कुछ बचे थे, लगभग अछूते थे। और तभी फिर गुड गवर्नेंस का नया मॉडल आया था, भारत चाइना के मॉडल की स्टडी करने के बाद ही, और यही कहा गया था कि बाजार की भूमिका होगी, लेकिन राज्य की भूमिका को भी एक सीमा से ज़्यादा कम करना ठीक नहीं है। वही कहा जा रहा है कि राज्य का हस्तक्षेप जरूरी है, बाजार की स्वतंत्रता जरूरी है। दोनों के बीच में जब तक बेहतर तालमेल नहीं होगा, हम रेगुलेटरी अथॉरिटीज, नियामक प्राधिकरणों की स्थापना कर रहे हैं कि ताकि बाजार की गतिविधियों को वो रेगुलेट करें, कंट्रोल करें। कॉरपोरेट गवर्नेंस जैसे कॉन्सेप्ट इसीलिए आए हैं, लेकिन अब ये तय करना बहुत जरूरी हो गया है कि बाजार स्वतंत्र भी हो, लेकिन वो स्वच्छंद ना हो जाए। ऐसा भी नहीं हो कि बाजार के कामों में इतना ज़्यादा सरकार का हस्तक्षेप हो जाए कि बाजार काम करने का जो उत्साह, मनोबल है वो ही खो दे, उसकी जो कार्यकुशलता, मितव्ययिता जैसे आदर्श हैं वही खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि हम बाजार को इतना स्वतंत्र, इतना स्वच्छंद छोड़ दें कि वो अस्वस्थ, गलाकाट प्रतिस्पर्धा करने लगे, वो देश की एकता, अखंडता, रक्षा के साथ समझौता करने लगे, वो गरीबों, पिछड़ों, वंचितों के हितों को एकदम नज़रअंदाज कर दे। ऐसा भी नहीं हो। तो देखिए, हम कॉरपोरेट गवर्नेंस भी लाते हैं, साथ में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करते हैं। हम विदेशी कंपनियों को भारत में बुलाते भी हैं, आमंत्रित करते हैं, उनके लिए रेड कारपेट बिछाने के लिए भी तैयार हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने के लिए तैयार। लेकिन दूसरी तरफ ये अपेक्षा भी उनसे ज़रूरी है कि वो हमारे देश का जो संविधान है, आदर्श हैं, नियम कानून है, उनका पालन भी करें। वो चाहे OTT प्लेटफॉर्म्स की बात देख लें आप, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्विटर जैसी संस्थाएं जिनका कितना विवाद रहा हमारे देश में पिछले सालों में। गूगल, ट्विटर कहते हैं कि हम तो अमेरिका की कंपनी, उनके नियम कानूनों के अनुसार चलेंगे, काम करेंगे, हमारे देश में नियम कानून मानेंगे अमेरिका के, तो कैसे होगा। आज हम गूगल, ट्विटर के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन इतनी ज़्यादा छूट और आज़ादी भी नहीं दे सकते कि वो जो मर्जी सो करें, हमारे देश के जो नैतिक मूल्य हैं, आदर्श हैं, उनकी बलि चढ़ा दें, देश की एकता, अखंडता, रक्षा के साथ समझौता होने लगे। तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो अब दोनों के बीच में एक बेहतर संतुलन और तालमेल बनाना जरूरी है, बस वही प्रश्न है। तो देखिए, नया सार्वजनिक शासन भी यही कह रहा है
कि ना अकेला बाजार ना अकेली सरकार, दोनों की मिलीजुली भूमिका, बल्कि यही दोनों क्यों, उसमें सिविल सोसाइटी भी हो, एनजी भी हो, एनजीओ भी हो, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन भी हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी हो। और बात यहाँ भी वही हो रही है कि राज्य और बाजार, इन दोनों की भूमिका में जब तक संतुलन नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। तो ऑलमोस्ट सेंस देखिए दोनों प्रश्नों का एक ही। तो कई ऐसे प्रश्न पूछे गए, प्रश्न तो आसान हैं ही, मिलते जुलते प्रश्न हैं कि एक प्रश्न से आप दूसरे प्रश्न को पकड़ सकते हैं, उसका आंसर निकाल सकते हैं, बस थोड़ा बहुत उसके प्रेजेंटेशन को बदल देंगे तो, कुछ एग्जाम्पल अलग कर देंगे तो। फर्स्ट पेपर है, सारे प्रश्न 5-6 तो डिस्कस कर ही दिए मैंने, बाकी आगे कुछ और वीडियोस में हम बाकी पेपर भी डिस्कस करेंगे। आप देखिए सेकेंड पेपर के भी प्रश्न देखिए, इतने बढ़िया प्रश्न की जो कहा जाए कि मजा आ जाएगा। कई प्रश्न तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और फिर पूछे गए हैं। कई लोगों के मन में यह भी धारणा है कि यूपीएससी प्रश्न रिपीट नहीं करता, तो अब इस धारणा को भी तोड़ देने का समय है। यह धारणा हालांकि गलत धारणा थी जिन लोगों के मन में थी, और फिर भी अगर थी तो अब उस धारणा को भी तोड़ देने का समय है। यूपीएससी भी प्रश्न रिपीट करता है, हूबहू रिपीट करता है। क्लास में ही जब मैं ये पेपर डिस्कस कर रहा था, क्लास के ही कई स्टूडेंट ने कहा कि अरे सर यूपीएससी कहाँ पेपर रिपीट करता है, पीवाईक्यू लगाने का क्या मतलब है। मैंने कहा किसने कह दिया आपसे ये? अगर आपने लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए हैं, उससे बेहतर कुछ नहीं होता है अपनी राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि यूपीएससी पेपर रिपीट करेगा, फिर भी पीवाईक्यू लगाने का फायदा ये होगा कि आप यूपीएससी के लेवल के प्रश्नों को हल करेंगे। 10 साल के पीवाईक्यू अगर हल किए रहेंगे, 11वें साल सारे नए प्रश्न होंगे, फिर भी आप उनका जवाब बहुत बेहतरीन ढंग से लिख पाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि यूपीएससी प्रश्न रिपीट नहीं करेगा, हूबहू प्रश्न रिपीट कर देता है यूपीएससी। आप देखिए सेकेंड पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हूबहू यूपीएससी ने रिपीट किया है। सेकेंड पेपर फर्स्ट क्वेश्चन का ए है, लोक सेवाओं में नैतिकता कौटिल्य के अर्थशास्त्र का मुख्य सरोकार रहा है, इस कथन का परीक्षण कीजिए। आप उठाइए यूपीएससी 2014 का पेपर, अगर आपके पास है तो, और नहीं है ऑनलाइन मिल जाएगा, मार्केट में मिल जाएगा। 2014 यूपीएससी का मैं प्रश्न पढ़ के बता रहा हूं आपको। 2014 यूपीएससी का क्वेश्चन है, लोक सेवाओं में नैतिकता, मिलाते चलें वर्ड टू वर्ड वही है, लोक सेवाओं में नैतिकता कौटिल्य के अर्थशास्त्र का केंद्रीय सरोकार रहा है, इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये 2014 का यूपीएससी का प्रश्न है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल का, लोक सेवाओं में नैतिकता कौटिल्य के अर्थशास्त्र का केंद्रीय सरोकार रहा है। और 2024 का प्रश्न आप देख रहे हैं, लोक सेवाओं में नैतिकता कौटिल्य के अर्थशास्त्र का मुख्य सरोकार रहा है। तो तब था केंद्रीय सरोकार, केंद्रीय वर्ड, अब है मुख्य सरोकार, बस यही एक शब्द का अंतर है, अदरवाइज हूबहू वही प्रश्न। हाँ, तब टेल वर्ड था समालोचनात्मक परीक्षण और अब है परीक्षण, तो इतना ही अंतर है कि तब था क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट और अब बस लिखा है एग्जामिन द स्टेटमेंट, अदरवाइज सेम प्रश्न। बताइए 2014 का प्रश्न और सेम प्रश्न पूछा गया 2024 में, 10 साल बाद यूपीएससी ने हूबहू उसी प्रश्न को रिपीट कर दिया। तो जिन लोगों ने लास्ट 10 ईयर 12 15 ईयर के पेपर सॉल्व किए हैं, तो सोच के देखें वो कितनी बेटर कंडीशन में उन लोगों से जिन्होंने पीवाईक्यू नहीं किया। तो चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस, इसीलिए सलाह दी जाती है कि एग्जाम में बैठने के पहले आप एटलीस्ट 10 ईयर का पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करें। प्री का एग्जाम दे रहे हैं तो प्री के पीवाईक्यू, और मेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो वो। और एक प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन स्वभाव से केंद्रीकृत था, विश्लेषण कीजिए। द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज बाय नेचर सेंट्रलाइज। कम से कम 4-5 बार ये प्रश्न पूछ चुका है यूपीएससी, या इससे मिलता जुलता प्रश्न।
यहां मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हु बहू वर्ड टू वर्ड सेम है, लेकिन सेम प्रश्न ही है, शब्द जरूर कुछ चेंज हो सकते हैं। जैसे 2022 का प्रश्न देखिए आप, यूपीएससी 2022 का प्रश्न है, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत निरंकुशतावादी थी, टिप्पणी कीजिए। देखिए सेम है कि नहीं, शब्द चेंज है लेकिन प्रश्न वही है। 2024 का प्रश्न है, मुगल प्रशासन स्वभाव से केंद्रीकृत था, विश्लेषण कीजिए। और 2022 का प्रश्न है, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था, वही मुगल प्रशासन या मुगल प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत निरंकुशतावादी थी। अभी लिखा है स्वभाव से केंद्रीकृत, और तब था केंद्रीकृत निरंकुशतावादी, मतलब दोनों का एक ही है। तो देखिए आप, और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, ये 2022 में पूछा गया। और आप देखेंगे 2012 में पूछा गया था, मुगल प्रशासनिक प्रणाली स्वाभाविक रूप में सैनिक शासन और केंद्रीकृत स्वेच्छाचारिता का एक प्रकार थी, विश्लेषण कीजिए। वही प्रश्न, बस शब्द चेंज है। Hmm. 2005 में प्रश्न, मुगल प्रशासनिक तंत्र प्रकृति से सैनिक शासन तंत्र था यह व्यक्ति केंद्रित तानाशाही था। तो कई बार इस तरह का प्रश्न पूछा गया, और रिसेंटली तो 2022 का प्रश्न बिल्कुल हूबहू। तो अब इससे आसान पेपर क्या हो सकता है, सोच के देखें। नहीं भी होते रिपीट तब भी एकदम आसान बच्चों जैसे प्रश्न हैं, और यहाँ तो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। यूपीएससी की परीक्षा आज भी देश की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है, और उसमें तो इससे बढ़िया पेपर कुछ नहीं हो सकता था आपके लिए। तो जिन लोगों ने इस बार एग्ज़ाम दिया है पब्लिक एडमिशन ऑप्शनल से, खुश हो सकते हैं। मैं तो खुश हो ही सकता हूं, उनके बिहाफ पे उम्मीद कर सकता हूं कि यहाँ के जितने स्टूडेंट हैं, इसके अलावा जो नए लोग अब आगे एग्ज़ाम में शामिल होंगे, कि बहुत बढ़िया पेपर है। पब्लिक एडमिशन अगर आपने रखा है, पूरे कमिटमेंट और डेडिकेशन से तैयारी करते रहें। पब्लिक एड नहीं रखा तो ज़रूर इसको रखने के बारे में सोचें। सोच रहे हैं तो तुरंत डिसीजन लें। दूसरे विषय से संतुष्ट नहीं हैं, पबएड एक बेहतर वैकल्पिक विषय है आपके लिए यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे किसी और वीडियो में कुछ और प्रश्नों की चर्चा करेंगे, पेपर डिस्कशन वाले जब वीडियो आएंगे तो उनमें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।